हेलो दोस्तों, मैं सौरभ चौधरी फिर से आ गया हूँ एक नई क्लास के साथ जिसका टॉपिक चल रहा था हमारा गति का नियम। गति के नियम में हमारा गति का पहला नियम और गति का दूसरा नियम दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास नंबर 2 है आज गति के नियम की। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, फिजिक्स, गति का नियम। और यहाँ हम आज बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल पार्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा चल रहा था गति का दूसरा नियम या न्यूटन का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम क्या कह रहा था कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के यानी कि dp/dt के समानुपाती होता है। ये सदिश राशि है दोनों, संवेग और बल, तो इनके ऊपर सदिश वेक्टर दिखा देंगे, ठीक है। और यहां से हमारा मान निकल के आया था F वेक्टर इक्वल टू ma वेक्टर। अब ये सदिश राशि है, a वेक्टर भी सदिश राशि है, तो इसका न्यूटन की दूसरे नियम को हम इसके सदिश घटकों के रूप में लिखेंगे। सदिश घटकों के रूप में मतलब F वेक्टर को हम मान लेते हैं Fx i कैप, x दिशा में इसका घटक हो गया, Fy j कैप, Fz k कैप, यानी कि ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, ये z डायरेक्शन में, i j कैप। तो ये हमने मान लिया। ऐसे a वेक्टर को मान लिया हमने ax i कैप, ay j कैप और az k कैप। ये और हमारा जो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था F इज इक्वल टू, या इससे हटाएंगे तो क्या आएगा, k का मान 1 रखा था हमने, तो dp/dt। तो यहां से अगर Fx निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, dpx/dt। ऐसे ही y निकालेंगे dpy/dt, Fy dpz/dt। और यहाँ हम इसके मान रख देते हैं, इसमें इसके मान रखते हैं, इसका रखते हैं और इधर से इसका यहाँ से रखते हैं। तो F वेक्टर यानी कि Fx i कैप, Fy j कैप, Fz k कैप इज इक्वल टू m तो सभी में रहेगा, m तो सभी में रहेगा, इस जगह क्या आएगा, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, ये रहेगा हमारा। इसमें मान रख दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और यहां से x का आएगा dpx/dt, y का dpy/dt, यानी कि इस जगह हम क्या रख सकते हैं, dpx/dt आएगा, dpx/dt यानी कि fx इज इक्वल टू dpx/dt और fx। अब इन दोनों की तुलना करेंगे i कैप वाली की i कैप से, तो इस जगह क्या आएगा max। इसी प्रकार fy निकालेंगे, fy आएगा dpy/dt यानी कि fay। ऐसे fz निकालेंगे तो az। इसी प्रकार से हम इसके क्या है, घटक निकाल सकते हैं। घटक निकालने की बोलेगा तो ये हमने इसके घटक निकाल लिए। अब हम इस आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आगे कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, और यहीं से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट दे दे हमें कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं m1 तथा m2। दो अलग अलग क्वेश्चन समझ लिए आपसे, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं m1 m1 व m2 हैं तथा इनका संवेग जो है वो p है, दोनों का समान है। दो वस्तुएं दे दी m1 व m2 की और संवेग दे दिया उनका p जो भी समान है, m1 का भी समान है p और m2 का भी समान है। अब क्वेश्चन दे दे कि इनमें से कौन सा सही होगा, v1 इज इक्वल टू v2,
देन V1 इज ग्रेटर देन V2, या फिर V2 इज ग्रेटर देन V1, या फिर बोल दे B व C में से कोई एक, C में से कोई एक। तो बताइए मैंने क्या बताया था, संवेग बराबर है, संवेग बराबर है यानी कि P इज इक्वल टू mv, और अगर हम P1 निकालें तो m1 v1, और जो क्या है हमने बताया संवेग दोनों का समान है, तो m2 v2, ये आ गया हमारा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 तथा m2 उसने अलग अलग दिए हैं, बताया नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहां हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि m1 ज्यादा होता है, मैंने क्या बताया था कि P इज इक्वल टू mv, यदि P कांस्टेंट है तो जो V होगा वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि वेग ज्यादा होगा तो द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वेग कम होगा। अब यहाँ तो उसने बताया ही नहीं है कि द्रव्यमान ज्यादा है वेग ज्यादा है। अगर ये ज्यादा होगा m1 ज्यादा है तो m1 ज्यादा है तो v1 क्या होगा, कम होगा, और यदि m2 ज्यादा है तो v2 कम होगा, यानी कि ये m1 इज ग्रेटर देन m2 होगा। यदि m1 m2 से बड़ा हुआ तो यहाँ पे सिचुएशन कौन सी बनेगी, v1 इज लेस v2, तभी बराबर हो पाएगा। तो एक सिचुएशन तो ये बन गई। तो देखिए ये किसमें दिया हुआ है, v2 इज ग्रेटर देन, यानी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होता। अब हम दूसरी सिचुएशन मानते हैं, यदि m2 इज ग्रेटर देन m1, यदि m2 m1 से बड़ा होता तो क्या होता, v2 जो होता v1 से कम होता। दो सिचुएशन बन गई, यानी कि v2 जो है v1 से कम होता, तो यानी कि ये दो सिचुएशन बन गई। अगर हमें वो बोल देता कि m1 m2 से ज्यादा है तो ये प्रॉपर आंसर हम इसे दे देते, या फिर ये बोल देता कि m2 m1 से ज्यादा है तो ये प्रॉपर आंसर हम दे देते। यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि कॉन्सेप्ट क्या था, कि अगर संवेग समान होता है दोनों का तो जो वेग होता है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहीं से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ से बहुत अच्छा ही क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी, पेपर में देखने को भी बहुत बार मिलता है और आपको मिलेगा। ऐसे एक और क्वेश्चन समझते हैं कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या, न्यूटन के दूसरे नियम से आया था हमारा F इज इक्वल टू ma, यानी कि बल का परिमाण निकालने का सूत्र निकल के आया था हमारा, और बल के प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से क्या निकल के आया था, बल की परिभाषा, और यहाँ इससे क्या निकल के आया, बल का परिमाण। अब हमारे लिए दे दे F इज इक्वल टू ma, और हमसे कह दे कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं m1 और m2, m1 व m2 हैं, तो और F क्या है, F यहाँ पे दोनों का समान है, दोनों पे लगने वाला बल समान है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और m1 व m2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये कांस्टेंट है तो यहाँ क्या आएगा, m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2, नॉर्मल सी बात है, वही पिछले वाला कॉन्सेप्ट संवेग की तरह। अब यदि m1 ज्यादा होगा, यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट हो जाता है तो a समानुपाती 1/m आएगा, यानी कि त्वरण जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि यदि m1 ज्यादा है m2 से, m1 ज्यादा है m2 से, तो a1 क्या होगा, a2 से कम होगा। फर्स्ट सिचुएशन ये बन गई, यदि m1 m2 से ज्यादा है तो a1 जो है a2 से कम होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, नॉर्मल सी बात है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये ज्यादा होगा तो ये a1 कम हो जाएगा। अब हम दूसरी सिचुएशन रखते हैं, यदि m2 इज ग्रेटर देन m1, यदि m2 जो द्रव्यमान है वो m1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे फिर क्या सिचुएशन बनेगी, जो a2 होगा, जो इसका त्वरण होगा वो क्या कम होगा, a1 से। सेकंड सिचुएशन ये बन गई। क्वेश्चन में इंडिविजुअली आपको देगा कि दोनों का जो दोनों पर लगने वाला बल क्या है वो नियत है, और m1 का द्रव्यमान m2 से ज्यादा है, तो इनमें से कौन सा सही होगा, m1 का m2 से ज्यादा है तो a1 इज लेस a2, यानी a1 का त्वरण जो होगा वो a2 से कम होगा। ऐसे ही अगर बोल दें m2 का m1 से ज्यादा है तो a2 जो होगी a1 से कम होगी,
ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे ही वो किसी भी क्वेश्चन में बीच में बना के दे देगा, तो आपको खुद अपने दिमाग से लगाना है कि अगर कांस्टेंट दे दिया, इसकी जगह पर कुछ और भी हो सकता है, कोई और भी क्वेश्चन में दे सकता है, किसी भी और फॉर्मूला में वो कांस्टेंट कर सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है इसी पर अप्लाई हो, जैसे ये इस पे भी हो गया, MVP इक्वल टू संवेग वाले फॉर्मूले पे भी हो गया। ऐसे ही तमाम फॉर्मूले बनेंगे जिसमें वो किसी को कांस्टेंट कर देगा, तो आपको तुलना करके उनका मान निकालना होगा। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि जो बल का मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, ये कैसी राशि है, बल क्या है। बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m। बल एक सदिश राशि है, यानी कि मान लो इस डायरेक्शन में बल लगता है, ये किसी बिंदु पर बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये मोशन कर रहा है, यहां से यहां आ गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या आई, जो बल लग रहा है यहाँ गति की दिशा में, इसकी जो क्या गई दिशा, तो ये कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। बल क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, बल का जो मात्रक होता है वो दो होते हैं, एक होता है MKS पद्धति या फिर SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हैं। वो क्या होता है, वो होता है इसका न्यूटन। और एक दूसरा मात्रक होता है वो CGS पद्धति में होता है, वो होता है इसका डाइन। वो क्या होता है, डाइन। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक वो मैंने बता दिया, हाँ मात्रक मैंने बता दिया, सदिश राशि। इसकी विमा देखिए, इसकी विमा ये क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या हो जाती है m1। ये क्या है, त्वरण क्या होता है L1T-2। ये क्या हो गई, बल की विमा, जो कि सभी क्वेश्चंस में जो पेपर में आएगा उसमें भी मोस्टली यही यूज होती है। इसी की सहायता से आपका मान निकल के आ जाता है। मोस्टली मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उनमें से यही मोस्टली यूज होती है और इसी की सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये इसकी क्या हो गई, विमा, ये इसकी विमा हो गई। अब हम देखते हैं कि न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या है, रिलेशन। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पे हमने मान लिया एक न्यूटन इज इक्वल टू, ये क्या MKS पद्धति में न्यूटन है, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा हमें, 1 किलोग्राम। ये क्या त्वरण है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमने यहां पे ले लिया। अब देखिए कि यहां पे हमने मान लिया 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या था MKS में। अब हमें न्यूटन को CGS में चेंज करना है, यानी कि न्यूटन का अब हम CGS में ऐसे रखेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो यानी कि हमें 1 किलोग्राम की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1000 ग्राम। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻³ ग्राम इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻²। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर। समय CGS में भी वही है सेकंड, और MKS में भी वही था, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, सेकंड स्क्वायर। और जो ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वही उसी को क्या बोलते हैं, डाइन। और जो न्यूटन को क्या, न्यूटन 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते थे हम, न्यूटन। और डाइन को क्या बोलेंगे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जगह ये जो पूरी है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सीधी डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ और 10⁻² कितनी हो जाएगी, 10⁻5, और ये आ जाएगी डाइन। यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻5 डाइन। ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितनी डाइन होते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁻5 डाइन। न्यूटन और डाइन में रिलेशन बताइए, तो आप क्या लिख के आएंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे समझते हैं। चिकने क्षैतिज तल पर गति,
चिकने क्षैतिज तल पर गति। अब ये चिकना क्षैतिज तल क्या होता है? ये कोई हमारा क्षैतिज है, यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, एम द्रव्यमान है, और ये ए त्वरण के साथ मोशन कर रही है, त्वरण ए के साथ मोशन कर रही है, त्वरण ए के साथ मोशन कर रही है। तो इस पे एक बल नीचे की ओर कार्य करेगा, वो कौन सा बल होगा? गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगने वाला बल, यानी कि mg। और उसने कहा है कि ये जो वस्तु है किसे तुल्यता की स्थिति में है, समान स्थिति में है, यानी इक्विलिब्रियम तुल्यता की स्थिति में है। तो ये नीचे mg कार्य कर रहा है, तो ऊपर जो लगने वाला होगा प्रतिक्रिया बल वो बराबर होगा, इसकी ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के बराबर होगा, तभी तो एक सेपरेट डायरेक्शन में गति कर पाएगी, वो भी कांस्टेंट त्वरण के साथ। यानी कि अगर वो नियत त्वरण के साथ गति कर रही है और वो तुल्यता की स्थिति में, इक्विलिब्रियम की स्थिति में, तो एक प्रतिक्रिया बल जो ऊपर की ओर लगता है वो बराबर होगा। अब हमसे कह रहा है कि ए का मान और आर का मान ज्ञात करो। ए आर क्या है? प्रतिक्रिया बल, ए क्या है यहाँ पे? त्वरण। तो ये हमसे ये मान निकलवा रहा। अब ये देखो, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, तुल्यता की स्थिति में है, तो जो प्रतिक्रिया बल है, प्रतिक्रिया बल वो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा लगने वाले बल के बराबर होगा। अगर ये बराबर नहीं होता तो ये सीधी गति नहीं कर पाती, या तो ये ऊपर उठ के उठ चलती अगर आर ज्यादा होता, या फिर अगर गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा लगने वाला बल ज्यादा होता तो वो नीचे की ओर जाती, यानी कि मोशन नहीं कर पाती। जब ये बराबर है, तुल्यता की स्थिति में है, तभी ये मोशन कर रही है। तो इसका आर का मान क्या आएगा? प्रतिक्रिया बल का जो मान आएगा वो आएगा mg। और अब ये ए त्वरण के साथ मोशन कर रही है, ए त्वरण के साथ मोशन कर रही है, और इसका द्रव्यमान उसने हमारे पास m दिया है, तो F इज इक्वल टू एम ए से त्वरण क्या है? a। तो यानी कि F इज इक्वल टू एम ए से a क्या आएगा हमारा? F अपॉन m। यानी कि बल का मान दे देगा हमें, तो द्रव्यमान का मान दे देगा, तो हम त्वरण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यही क्षैतिज तल पर गति है। ये क्षैतिज तल पर गति हो गई। A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम आ जाएगा, ये तुल्यता की स्थिति में, तो R इज इक्वल टू mg। ए के साथ मोशन कर रही है, ए त्वरण के साथ, तो F इज इक्वल टू एम ए से ए का मान आ जाएगा F अपॉन एम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी सिचुएशन में अब हम एक सिचुएशन लगा देते हैं कि देखिए, वही हमें A और R ज्ञात करना है। देखिए समझिए क्या क्या है कि ये क्षैतिज तल पर कोई गति कर रहा है, ये कोई वस्तु रखी हुई है, m द्रव्यमान है इस पे। अब इस पे जो बल लगा रहे हैं हम, इस पे जो बल लगा रहे हैं उसे हम इस प्रकार से लगा रहे हैं, यानी कि जो बल लग रहा है वो क्षैतिज से थीटा डिग्री पे लगा रहे हैं, F बल लगा रहे हैं, F बल लगा रहे हैं वो हम, और लगा किस डायरेक्शन में रहे हैं? उससे थीटा डिग्री एंगल पे। पहले तो हमने सीधा लगाया था यूं इस डायरेक्शन में, ए त्वरण से गति कर रही थी, जो F बल लगाने पर ए त्वरण से गति कर रही थी, और इसमें क्या है? हमने थीटा कोण पे कराया है। और तो पहली बात तो mg बल नीचे कार्य करेगा, mg नीचे कार्य करेगा, तो ऊपर क्या करेगा? एक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। अब हमें निकालना तो ये है कि अगर वो सीधी डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो हमें जरूरत तो इसकी पड़ेगी, ना कि इसकी। इस घटक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ये मैंने बताया था जिस डायरेक्शन से थीटा बनाए उस डायरेक्शन में इसका घटक क्या लेते हैं? F cos थीटा। और इसके जो लंबवत डायरेक्शन में लेंगे वो क्या आएगा? F sin थीटा। यानी कि ऊपर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं? R और F sin थीटा, R और F sin थीटा कार्य कर रहे हैं, और नीचे कौन सा कर रहा है? mg, और इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? F cos थीटा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम यानी कि तुल्यता की स्थिति में है, तो इसका जो, यानी कि अगर सीधी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, अब हम बल लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इससे इस डायरेक्शन में F बल लगा रहे हैं न्यूटन थीटा डिग्री एंगल पे, तो ये मोशन तो वही, मोशन फिर भी वही डायरेक्शन में कर रही है क्षैतिज तल पर, लेकिन बल हमने थोड़ा इस बार थीटा डिग्री पे लगाया है। यानी कि तो फिर हम इसके घटक करेंगे F cos थीटा, F sin थीटा, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन कर रही है तो हमें बल भी पता होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है? F cos थीटा, और यहाँ क्या आएगा? F sin थीटा। अब ये तुल्यता की स्थिति में, यानी कि ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के बराबर है, तो ऊपर कितने बल कार्य कर रहे हैं? ऊपर बल जो बल कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं R
प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। और जो नीचे कार्य कर रहा है वो कितना कार्य कर रहा है, एम जी। और हमें मान किसका निकालना है, आर का। तो आर का जो मान आएगा वो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इस सिचुएशन में जो बल निकल के आएगा, प्रतिक्रिया बल, वो क्या आएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब मान लीजिए ए त्वरण उसने ज्ञात करना है हमें, ए त्वरण। तो मान लीजिए एफ कॉस थीटा जो बल कार्य कर रहा है उस सिचुएशन में त्वरण कितना लग रहा है, ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला से, और यहाँ पे एफ जो क्या है वो क्या है, एफ कॉस थीटा है भाई, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो एफ कॉस थीटा, एम उसने दिया है, ए हमें ज्ञात करना है। तो ए का मान यहां से क्या निकल के आएगा, ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन एम। यहां से क्या निकल के आ गया, ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन एम। यहां से हमने दोबारा समझा देता हूं, ये थीटा डिग्री पे उसने, अब इस बार हमने थोड़ा, पहले तो हमने सीधा यूं बल लगाया था इसीलिए उसकी जगह पे हमने एफ ले लिया था, बट इस बार थोड़ा अलग है। इस बार तो हमने थीटा डिग्री एंगल पे दिया है इसमें बल, यूं बल लगा रहे हैं, यहां से मान लीजिए यूं बल लगा रहे हैं, और जो यहाँ एंगल होगा जब इसी क्षैतिज से ही बना रहा है और उसी सेम एंगल पे लगा रहे हैं तो यहीं भी वही बल होगा। तो हमें चाहिए कौन सा, क्षैतिज घटक, क्योंकि हम क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, वो क्षैतिज तल पर गति कर रही है, तो हमें कौन सा, तो इसके घटक करेंगे। जब मैंने बताया तो जिस डायरेक्शन में थीटा कोण होगा उस डायरेक्शन में उसका एफ कॉस थीटा, और जिसके लंबवत होगा वो होगा एफ साइन थीटा। तो अब ऊपर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, एक ये, और नीचे कौन सा लगा, एम जी। और ये किसको, कैसी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो आर का मान निकल के आएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और यहां से जो त्वरण निकल के आएगा वो एफ की जगह हम क्या रखेंगे, एफ कॉस थीटा, और एम की जगह पे एम, ए की जगह पे ए हमें निकालना है, ए इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन एम। ये यहां से आपको समझ में आ गया होगा। क्षैतिज तल से थीटा डिग्री कोण पे मोशन हो गई है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसी में। देखिए ये हमारा कोई क्षैतिज तल है, ये हमारा कोई क्षैतिज तल है, और ये कोई वस्तु है, द्रव्यमान m है, और मोशन कर रही है इसी डायरेक्शन में। त्वरण ए से कर रही है, हमें नहीं पता त्वरण ए क्या है, कितना है, ये हमें निकालना है। और हम इस पे जो बल लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ऊपर से, यानी कि ये हमारा कोई क्षैतिज मान लीजिए, और हम ऊपर से इस प्रकार से बल लगा रहे हैं, यानी कि ऊपर से थीटा डिग्री एंगल पर, यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा डिग्री, यानी कि हम इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं। ये इसका कौन सा घटक हो जाएगा, ये इसका कौन सा घटक हो जाएगा, क्षैतिज, और ये कौन सा हो जाएगा, लंबवत, लंबवत हो जाएगा। और हमें पता है इक्विलिब्रियम यानी कि तुल्यता की स्थिति में नीचे कौन सा बल कार्य करता है, एम जी, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, और ऊपर कौन सा करता है, प्रतिक्रिया बल। और जब ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में है तो ऊपर वाला बल प्लस इज इक्वल टू नीचे वाले बल के बराबर होता है, और ये ए मोशन कर रही है ए त्वरण से, यहाँ जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है, एफ। तो अब हम बल लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, बट मोशन किस क्षैतिज दिशा में हो रही है, तो यहां से हम क्या लेंगे, एफ के घटक करेंगे। तो कॉस थीटा इधर पर बन रहा है थीटा कोण, तो यहाँ क्या लेंगे, इसका घटक एफ कॉस थीटा, और नीचे की ओर कौन सा घटक लेंगे, एफ साइन थीटा। अब देखिए ऊपर कौन सा कर रहा है, आर, और नीचे कौन कौन से कर रहे हैं, एक तो एफ साइन थीटा, एक एम जी। और ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में, तुल्यता की स्थिति में, बराबर की स्थिति में है, तो ये जो होगा आर इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये यहां से किसका बल आ गया, प्रतिक्रिया बल का मान आ गया। ये तो हमने प्रतिक्रिया बल का मान निकाल लिया। अब क्षैतिज में बल कौन सा लग रहा है, एफ कॉस थीटा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए में इसका मान रखेंगे, तो एफ का मान आएगा एफ कॉस थीटा, एम की जगह एम, ए की जगह ए, तो यहां से ए का मान जो निकल के आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा अपॉन एम, यानी कि ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन एम। ये मैंने तीन कंडीशन बता दी, एक तो 0 डिग्री यानी कि बिल्कुल इसी डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, एक बता दिया कि थीटा कोण पे, एक मैंने बता दिया इधर से थीटा कोण पे। तो आपको तीनों कंडीशन बता दी, इसी कंडीशन पे वो आपको क्वेश्चन में बोल देगा, तो
तो आप ऐसे F बल का मान देगा, एंगल देगा, द्रव्यमान देगा, त्वरण पूछ लेगा, प्रतिक्रिया बल पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, जिससे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।